गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो पे हम लोग चर्चा की थी शेरशाह सूरी मेडवल हिस्ट्री पे हम लोग मुगलों का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट आया था हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का, छोटा सा पॉइंट है, उसको लगभग हमने 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेरशाह सूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह शेरशाह सूरी फरीद, जिसका बचपन का नाम फरीद था, उसके दादा इब्राहिम खान आते हैं। इब्राहिम खान और हसन खान, जो हसन खान इब्राहिम खान शेरशाह सूरी जिसका नाम फरीद था, उसके फादर हसन खान और उसके ग्रैंडफादर इब्राहिम खान अब लोदियों के शासनकाल में आते हैं और घोड़े बेचने का व्यापार करते हैं। उस समय हसन खान की जो 4 बीवियां थीं, उनके और 8 बच्चे थे। हसन खान अपनी चौथी बीवी से कुछ ज़्यादा प्रेम लगाव रखते थे और पहली बीवी से थोड़ा सा अलगाव हो गया, थोड़ा सा अलग व्यवहार करते थे, एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे। उसी के आधार पर शेरशाह के बारे में थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे। तो उसी तक कैसे शेरशाह सूरी अपनी शिक्षा जौनपुर में ग्रहण करता है, फिर उसके बाद अपने पिता ही से की जागीरों पे 21 सालों तक शासन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सीखता है, फिर उसके बाद लोदियों के बाद जाता है, देन लोहानियों के बाद, मुगलों के बाद फिर शासन स्थापित करता है, किस तरह हुमायूं को निर्वासित करता है, वो सब हम लोगों ने पॉइंट पर चर्चा की थी। फिर उसके बाद रोहतास का किला जीतता है, देन चुनार का किला जीतता है और फिर कालिंजर पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, सभी पॉइंट डिस्कस किए थे और ये बताया था कि शेरशाह एक चालाक योद्धा के साथ साथ कहा जाए एक वचनबद्ध योद्धा तो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि कुछ कलंक भी इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू पे इस पर कलंक भी लग जाते हैं इसके कैरेक्टर पर। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी एक बात ध्यान रखें, एक बात बना, ये एक अफगान था। पहले भारत के इतिहास में फर्स्ट ऑफ ऑल जो अफगान्स आए हैं शासन करने, वो लोदीज आए हैं। पहले अफगान लोदीज थे, उसके पहले सारे टर्क्स थे, मतलब तुर्की थे। लोदीज सबसे पहले अफगान थे और अफगानों को पानीपत के युद्ध में बाबर ने एक बार तो थोड़ी देर अफगानों के शासन को सस्पेंड कर दिया था पानीपत के वॉर में। देन अफगानों ने फिर 1540 में अपना राज शेरशाह सूरी ने फिर से स्थापित किया था, एक बार पुनः स्थापित किया था। तो ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों ने सब पॉइंट डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी, कोई खास तो नहीं है लेकिन उत्तराधिकारी के बारे में जानना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि 10 साल का पीरियड रहता है इनका। तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ शेरशाह सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं उसका फर्स्ट फेज आज हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके जो शेष पॉलिसीज़ होंगी, शेष होगा जो पोर्शन होगा, उसको हम कवर करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी खत्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, शेरशाह सूरी के लाइफ बायोग्राफी के बारे, लाइफ हिस्ट्री के बारे में चर्चाएं कम की जाती हैं। इसकी कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को लेकर इसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। तो आज का वीडियो और सेकंड वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं शेरशाह सूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नए व्यूवर्स, जो नए दर्शक हैं, उनको जो नए विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पे मुझे रिस्पॉन्स भी मिलता है कि बच्चे इंतजार करते हैं वीडियोज़ का कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूँगा। तो कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती है जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ कोशिश करता हूँ जितने जल्द से जल्द हो सके उसका मैं अपलोड करता हूँ। ओके, तो जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको बताना चाहूँगा चैनल पर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से जीएस संबंधी विषय की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग कंप्लीट कर चुका है, लगभग 80% पोर्शन मेडवल हिस्ट्री का भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो कुछ ही दिनों में मेडवल हिस्ट्री खत्म होकर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शेरशाह सूरी हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुका था और समराइज भी ब्रीफली में हम लोगों ने चर्चा भी कर ली। जो नए लोग जुड़े हैं वो लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। आज का वीडियो देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1543 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद इसका जो शासक बैठता है इस्लाम शाह तो बढ़ता है। बस यही एक शासक रहा जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं की जाती हैं और कुछ खास पोर्शन नहीं रहा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ खास नहीं रहता। इसके बाद भी लगभग इसने 8 सालों तक शासन किया, लगभग 10 सालों तक शासन किया। उसके बाद 2 सालों तक शासन इसके उत्तराधिकारियों ने किया और बस यहीं से इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है और अफगान्स का खात्मा हो जाता है
55 के आसपास हुमायूं फिर से रिवाइव हो जाता है, मुगल्स फिर से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने शासन को फिर से एक बार इस्टेब्लिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं शेर शाह सूरी के बाद का पार्ट टाइम क्या होता है। देखिए शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजा युद्ध के दौरान। कीरत सिंह चंदेल के दीवारों पर इन्होंने गोलों से अटैक किया था, वो गोला एक बारूद के ढेर पर गिरता है जिससे शेर शाह सूरी पूरी तरह घायल होते हैं और जून 1543 के आसपास मृत्यु हो जाती है। तब उसके बाद देखिए शासन बढ़ता है। अब देखिए क्या होता है उत्तराधिकारी। देखिए शेर शाह सूरी, शेर शाह धीरे धीरे चलेंगे और एक एक चीज को कौन सा, इसके देखिए 2 पुत्र थे। कौन थे? एक था आदिल खान और दूसरा था जलाल खान। जलाल खान, ये 2 पुत्र थे। ये था बड़ा पुत्र और ये था छोटा पुत्र। शेर शाह ने लीगली तौर पे इसको अपना उत्तराधिकारी चूज किया था, लेकिन शेर शाह की मृत्यु के बाद अमीरों ने जलाल खान को नियुक्त किया, क्योंकि आदिल खान एक आलसी और कहा जाए एक अयोग्य व्यक्ति अमीरों की दृष्टि में था। अमीरों की दृष्टि में आदिल खान एक आलसी और कहा जाए अयोग्य व्यक्ति था, क्योंकि इसने अभी कभी भी अपनी सैनिक क्षमता को दिखाया नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जलाल खान बचपन से ही एक सैनिक प्रवृत्ति का ही व्यक्ति था, बचपन। और फर्स्ट इसने सबसे मेन पॉइंट ये कहता कि 1539 और 1540 में वॉर ऑफ चौसा एंड वॉर ऑफ कन्नौज, जिसे वॉर ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, इसमें एक सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया था, इसने अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया था, जिसके तौर पे शेर शाह सूरी ने इसकी काफी प्रशंसा भी की थी। तो इसी आधार पे अमीरों ने इसको अपना उत्तराधिकारी या नया राजा घोषित किया, तो इसका राज्याभिषेक किया अमीरों के आधार पे। अब देखिए छोटे भाई का राज्याभिषेक हो गया और बड़े भाई को साइड में रखा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं अब आगे क्या होने वाला है। तो लगभग मई 1545 में, इसी के आसपास की डेट है, उसमें इसका वो होता है, राज्याभिषेक होता है। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो इसने यही किया कि जो कालिंजर के कीरत सिंह चंदेल हैं उसके साथियों के साथ हत्या करवा दी। कालिंजर के जो कीरत सिंह चंदेल, ठीक है ना, उसके जो बदला देकर आगे प्रतिशोध की नीति के आधार पे उसके कीरत सिंह चंदेल उसके साथियों से हत्या करवा दी थी उसकी। अब देखिए इसके सामने भी जलाल खान का जो उपाधि थी, इसने उपाधि ली थी इस्लाम खां की उपाधि ली थी। तो इसी नाम से बुक्स में लिखा रहता है इस्लाम खान। तो जलाल खान इसका मूल नाम था इस्लाम खान, इसके नाम पे पदवी पे इसने राजगद्दी बैठा। अब देखिए राजगद्दी पर इसने प्रतिशोध तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा क्या हुआ, आदिल खान को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार परेशान करेंगे। तो इसने कई बार षड्यंत्र भी रचे, लेकिन हर बार षड्यंत्र फेल हो गया। और एक बार तो इसने आगरा में बुलवा कर इसको हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन ये उस षड्यंत्र से बच गया, आदिल खान बच गया। लेकिन अब इतनी प्रकार की स्थितियों से परिचित हो गया था कि सुल्तान मुझको मरवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगा, तो जीवित रहना है तो सत्ता का मुंह छोड़ दो। इसी आधार पर इसने सत्ता का मुंह छोड़ते हुए बयाना का गवर्नर बनना ही स्वीकार कर लिया। बयाना का गवर्नर बनना ही स्वीकार कर लिया और वहीं चला जाता है। और क्योंकि बयाना गवर्नर सुल्तान ने ही इसको बना रखा था, तो ये भी खुश है, ये भी खुश है। अब दोनों लोग चले जाते हैं यहाँ से थोड़ा सा स्थिति कंट्रोल आ गई। लेकिन अभी भी इसके टाइम पे विद्रोह चल रहे हैं, जैसे कई विद्रोह हैं, उसकी कोई खास चर्चा नहीं होती है। जैसे सुजात खां का विद्रोह होता है, आजम हुमायूं निज़ामी का विद्रोह होता है, कोई खास चर्चा नहीं है, सबको इसने विद्रोहों को दबा देता है। लेकिन एक विद्रोह होता है शेख हसन का, शेख अलई का विद्रोह। शेख अलई के एक थोड़े से विद्रोह क्या करे, एक प्रसंग टाइप का, ये कहा जाए एक इंसिडेंट टाइप का है, उसको देख लेते हैं। शेख अलई का, तो इसके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मजहबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मजहबी आंदोलन की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो उसका आंसर है शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में मजहबी आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? मजहबी आंदोलन का एक तरह से एक नया संप्रदाय, इस्लाम में एक नया संप्रदाय उदय हो रहा था। इसकी शुरुआत किसने की थी? सैयद मोहम्मद
और क्या नाम था, मदहवी। अब इसको इसी को कहीं का महदी आंदोलन में कहीं लिख दिया जाता है, कुछ राइटर महदी आंदोलन लिख देते हैं तो कंफ्यूज ना होगा, मदहवी है, ज़्यादातर राइटर्स ने मदहवी आंदोलन लिखा है कि सैयद मोहम्मद मदहवी ने मदहवी आंदोलन शुरुआत की थी, इस्लाम धर्म संबंधित थे। उनके अनुसार ये इनकी मान्यता थी, इस संप्रदाय की मान्यता थी कि भविष्य में एक व्यक्ति का जन्म लेगा या एक व्यक्ति का अवतार होगा, कुछ भी मान सकते हैं आप, कि वो इस्लाम को पुनः, इस्लाम की शुद्धता को पुनः स्थापित करेगा, ऐसा इस संप्रदाय का मानना था। ठीक है, तो इसने जिसके सैयद मोहम्मद मदहवी, इन्होंने एक ऐसा नया संप्रदाय की कहा जाए, एक नया संप्रदाय चलाया था जिसमें ऐसा माना गया था कि एक ऐसे नए व्यक्ति का ऐसे एक नया अवतार आएगा, ऐसा कोई पथ प्रदर्शक आएगा जो इस्लाम की शुद्धता को पुनः स्थापित करेगा, इस तरह संप्रदाय की माना था। तो इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, शायद ये जौनपुर के रहने वाले थे। तो इसके बाद आते हैं शेख हसन, इन्होंने इसकी बागडोर संभाली। ठीक, अब उसके बाद आते हैं शेख अलई। अब देखिए तीन पीढ़ी कहा जाए, एक जनरेशन टाइप की चल रही थी, तो उससे ये कहा जाए एक जनरेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक के बाद उसको एक दो टाइप की बनती जा रही थी। तो अब इस संप्रदाय को प्रसिद्धि मिलने लगी थी, पॉपुलरिटी मिलने, लोग जानने लगे थे। लोग इस संप्रदाय की जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म शुरुआत में तो कितना संकीर्ण था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई थी। वैसे ये संप्रदाय की भी पॉपुलरिटी बढ़ रही थी धीरे धीरे। इससे क्या हुआ, इस्लाम खान नाराज हो रहा था, तो इसने शेख अलई को दंड देते हुए अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, अपने राज्य की सीमा पर रहने का आदेश दे दिया, अंदर आने का आदेश नहीं था इसको। लेकिन हुआ क्या, शेख अलई की कोई भी कहा प्रसिद्धि बढ़ती ही चली गई, है ना। कोई चीज़ न्यूज़ में आ जाती है तो उसकी पॉपुलरिटी अपने आप आ जाती है। तो अब उनको लगा था कि इसको हम निर्वासित करके इसको दंड देंगे तो प्रसिद्धि कम हो जाएगी, इसकी और पॉपुलरिटी बढ़ गई। फिर एक दिन क्या होता है कि इस्लाम खान इसको बुलाते हैं अपने दरबार में, कहते हैं कि मैं ये मदहवी संप्रदाय को त्याग दो, लेकिन इसने मना कर देता है, तो इसको कोड़े मार के इसकी हत्या करवा देता है इस्लाम खान। बस यही थोड़ा सा मैटर होता है कि इससे एक अलई का। लेकिन क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि मदहवी आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। अभी तक मेरी जानकारी में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मदहवी आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो शुरुआत तो शेरशाह सूरी काल में हुई थी, लेकिन यहाँ पर शेख अलई की जो मृत्युदंड दिलवाया था वो इस्लाम खान ने दिलवाया था। ओके जी, यहाँ एक इसके जीवन का एक मेन पॉइंट था, इंसिडेंट था, उसको हम लोग चर्चा कर ली। अब देखिए इसके सामने सबसे बड़ा खतरा क्या था। बाकी जो विद्रोह हो रहे थे वो एक अलग मैटर था, लेकिन इंटरनल तौर के अलावा एक्सटर्नल तौर पर इसके सामने जो मेन खतरा था वो था मुगलों का। मुगल फिर से अपनी शक्ति को पुनः स्थापित कर रहे थे। मुगल मतलब हुमायूं अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, और इसकी भनक इसको लग भी गई थी क्योंकि 1552 तक आते आते हुमायूं ने अपनी एक सेना संगठित कर ली थी। और इसी दौरान कहा जाए इस्लाम खान बीमार पड़ जाता है, इसको थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, और वो सैया पर लेट जाता है। और 1553 तक आते आते हुमायूं सिंधु नदी के तट पर सेना संगठित करते हुए आ गया। यहाँ तक आ गया। और इसी दौरान 1553 के आसपास मई 1553 के आसपास इस्लाम खान की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे उसके इस्लाम खान की डेथ हो जाती है। और इसे भी अपने ही कहा जाए जहाँ पिता दफनाए गए थे सासाराम बिहार में, वहीं पर इसको भी दफनाया जाता है। ओके, तो इसी के साथ अब ये देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन बताया शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, मकबरा कहाँ है, और ये इस्लाम खान का दोनों का आस-पास है सासाराम बिहार में। क्वेश्चन पूछा गया ये भी। अब देखिए 1553 में इस्लाम खान की मृत्यु हो जाती है। यही इस्लाम खान शेरसूर वंश का सबसे कहा जाए लास्ट एक ऐसा शासक रहा जिसको महान शासक या कुछ हाईलाइट शासक के रूप में जाना गया। इसके बाद सूर वंश के कुछ शासक को इतनी तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि किसी ने कोई खास कार्य नहीं किया। लेकिन अब इसके बाद इंसिडेंट क्या होता है, किस तरह ये जो अफगान अपने आप टूट जाते हैं और किस तरह मुगल संस्था स्थापित होती है, उस थोड़ी सा समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है फिरोज खान। ये होता है इस्लाम खान का बेटा।
अब देखिए फिरोज खान जब ये गद्दी पर बैठता है तो इससे 12 साल का बच्चा होता है, तो सिर्फ 3 दिन ही गद्दी पर बैठता है और 3 दिन बाद ही इसकी हत्या कौन कर देता है? मुबारिज खान। इसकी हत्या कौन कर देता है? मुबारिज खान। अब मुबारिज खान के विषय में राइटर्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये इसका मामा था और कुछ राइटर्स कहते हैं मुबारिज खान शेर शाह के छोटे भाई निजाम खान का पुत्र था। निजाम खान का पुत्र था। कुछ भी हो, कुल मिला के फिरोज खान की हत्या हो गई और इसके बाद मुबारिज खान सत्ता में आया। मुबारिज खान सत्ता में होता, लगी 1553 के आसपास बात चल रही है। मुबारिज का सत्ता में आया 1553 में। अब यहीं से मुबारिज खान के आते ही यहीं से कहा जाए अब थोड़ा सा अफगान राज डिक्लाइन होना शुरू होगा। किस तरह डिक्लाइन होगा, बस उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि किस तरह टूटा और किस तरह हुमायूं ने कब्जा कर लिया। यहाँ बात याद रखें 1553 तक आते आते हुमायूं बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया है, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुबारिज खान सत्ता में बैठा और लेता है आदिल मोहम्मद शाह की उपाधि लेता है। आदिल मोहम्मद शाह की उपाधि लेता है, इस उपाधि से गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब ये देखिए ये बहुत ही आलसी, भोगविलासी और निकम्मा टाइप का शासक था जिसको कोई भी योग्यता नहीं थी। ठीक है, इसलिए एक आलसी, निकम्मा, भोगविलासी टाइप का, जिसको कोई मतलब नहीं शासन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने कार्य मस्त रहना। इसीलिए इसे आदिल आदिल बराबर मूर्ख शासक कहा गया। मूर्ख शासक कहा गया। इसके टाइम पे जो शासन की सबसे बड़ी बागडोर रही वो एक हेमू नामक कैरेक्टर में रही। ये कैरेक्टर याद रखिएगा, अकबर को जब हम लोग पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हेमू कौन था। ठीक, ये अभी तो हम जानेंगे सिर्फ हेमू एक बनिया था, इतना बस जानिए। हम लोग जब अकबर पढ़ेंगे तो इसको ये एक दूसरा एकमात्र हिंदू रहा है जो सत्ता पर बैठेगा। ठीक है, अभी हम लोग जब अकबर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये दूसरा और अंतिम हिंदू रहा है जो दिल्ली की सत्ता पर बैठेगा। ठीक है, सिंहासन पर बैठेगा। चलिए वो बात का पॉइंट है, अभी हम लोग ये चर्चा करें। तो मुबारिज खां अब आदिल मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और ये मूर्ख शासक किसी को मतलब नहीं होता, तो यहाँ होता है हेमू। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, क्योंकि ये मूर्ख शासक होता है, राजकाज में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इसके राज में चारों तरफ विद्रोह होना शुरू होते हैं। चारों तरफ विद्रोह हो रहा है। विद्रोह कैसे होते हैं अब देखिए। पंजाब में विद्रोह होता है। पंजाब में विद्रोह कौन करता है? शेर शाह सूरी का भतीजा शहजादा अहमद खान। ठीक, पंजाब में इसने अपनी सत्ता हथिया ली। ठीक, अहमद खान, और इसने क्या किया, नाम रखा अपना पदवी धारण की सिकंदर सूर की उपाधि धारण की। देखिए अब यही है शेरशाह सूरी का कहा जाए भतीजा है, इसने सिकंदर सूर की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे क्योंकि निकम्मा शासक था तो इसी में ये मुबारिज खां है ना, तो दिल्ली और आगरा में इसी के भतीजे आदिल खां का भतीजा अब आ गया है। आदिल खान का भतीजा नहीं, आदिल खान का चचेरा भाई था। इसका नाम था इब्राहिम शाह। इसने विद्रोह करके दिल्ली और आगरा पे हथिया लिया। ठीक, अब आदिल खान के पास क्या बचा? इसके पास बचा आगरा से लेके बिहार तक का एरिया इसके पास बचा, और यहां पे बचा बंगाल, जहां पे शासक है मोहम्मद शाह का। ये भी एक अफगान है। ठीक, इतना ये 4 हिस्से मैंने इसलिए बांट दिए क्योंकि यही स्थिति अब बाद में आएगी, क्योंकि इतने विद्रोह हो गए कि अब अफगान 4 हिस्सों में बट गए। जो उत्तर भारत का हिस्सा था जिसको सिर्फ दिल्ली सल्तनत अभी हम लोग देख रहे थे, अब वो दिल्ली सल्तनत 4 हिस्सों में बट चुकी है। पंजाब, दिल्ली और आगरा से बिहार तक का एरिया और बंगाली 4 हिस्सों में बट गई है, और चारों अफगान हैं। ठीक, चारों अफगान, और चारों आपस में इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि अपनी सत्ता दूसरे पर स्थापित करना चाहते हैं। हुमायूं इसी चीज का तो वेट कर रहा है कि आप लोग कमजोर हो और हम आ जाए अपनी सेना लेके। ठीक है, ये अब देखिए यही कॉन्सेप्ट बनना है। 4 हिस्से बढ़ चुके हैं। यहाँ पंजाब में सिकंदर सूर, दिल्ली में इब्राहिम शाह,
और उसके बाद आगरा से लेकर बिहार तक आदिल ये मुबारिज़ खान और बंगाल में मोहम्मद शाह, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं कि हमको तुम्हारी सत्ता चाहिए, हमको तुम्हारी सत्ता चाहिए। और ये पूरी फील्डिंग सजा चुका है आने के लिए, पूरे टिकट बुक करा लिया, बुकिंग कंफर्म है, अब हमको अटैक करना है। अब यहाँ देखिए स्थिति क्या बन रही है, सिकंदर सूर जाकर इस पर अटैक करता है दिल्ली और आगरा लेने के लिए और इसको हरा देता है, इसको हराकर यहाँ पे सत्ता स्थापित कर लेते। इब्राहिम शाह को मार के भगा दिया, कहते अब सत्ता हमारी होगी। और इस समय दिल्ली और आगरा की दोनों लोग लड़ रहे हैं, आपस में बैठ के युद्ध कर रहे हैं। और इसी दौरान हुमायूं कहाँ आ जाता है, लाहौर तक, लाहौर तक आ गया है और दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुका है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लाहौर तक आया है तो ये आपस में लड़ रहे हैं। जब उसने दिल्ली की तरफ अपना टारगेट किया तब ये सिकंदर सूर, जिसको अब शासन दिल्ली और आगरा में भी हो गया है, अब ये सावधान हुआ, क्योंकि मुगलों के लिए जब उनको रोकना था तब तो आपस में लड़ रहे थे, जब उसको रोकना था तो आपस में लड़ रहे थे। अब वो आ गया है बॉर्डर पर, अब उसको रोको जाके। तो तुरंत सिकंदर सूर ने तातार खां को भेजा, सिकंदर सूर ने किसको भेजा, तातार खान को। तातार खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी और ये वार हुआ मई 1555 में। कौन सा वार था, वॉर ऑफ मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, वाड़ा का युद्ध। और जिसमें क्या हुआ, हुमायूं से तातार खां हार गया। ठीक है, अब सिकंदर सूर के और परेशान हो गए, अब तो हुमायूं ने हमारी सेना को भी हरा दिया, तो सिकंदर सूर खुद चल गया। इस बार ये खुद गया, इस बार ये खुद गया हुमायूं के पास और हुमायूं से लड़ने के लिए सेना संगठन लेके गया। और इस बार कौन सा वार हुआ, वार ऑफ सरहिंदी या सरहिंद का वार, सरहिंद का वार। और इसमें भी सिकंदर सूर हार जाता है और इसी के साथ सिकंदर सूर के हारने के साथ ही दिल्ली में कहा जाए मुगल सल्तनत फिर से स्थापित हो गई और अफगान राज पूरी तरह से यहाँ से डिक्लाइन हो जाता है। यहीं तक हम लोग अफगान की हिस्ट्री पढ़ते हैं। बाकी जो दो राजा थे अभी उनको हुमायूं और उसके बाद के शासक ठिकाने लगाएंगे, जैसे जैसे अकबर के एम्पायरिज्म की पॉलिसी आएगी उनको भी अपने आप मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा शेर शाह के बाद कैसे आदिल खां और जलाल खां आते हैं। जलाल खां को इस्लाम खां का थोड़ा सा पॉलिसी हम लोगों ने देखी, थोड़ा सा जीवन इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद फिरोज खान आता है, फिर मुबारिज़ खां जहाँ था वहीं से अफगान राज डिक्लाइन करना शुरू करता है, पतन होना शुरू हो जाता है। किस तरह, यही बच्चे 4 हिस्से देखे, 4 हिस्सों में कुछ 5 हिस्से बता देते हैं, लेकिन उस तरह से डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन 4 ही हिस्से हो जाते हैं। पंजाब का शहजादा अहमद खान सिकंदर सूर की पदवी धारण करके दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और उसी दौरान हुमायूं आके तख्ता पलट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा जाए शेर शाह का पूरा जीवन काल देख लिया। क्या अफगान जो पुनः स्थापित होते हैं उसके बारे में पूरा हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर ली। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। जब देखिए पहली बात तो अब थोड़ा सा शेर शाह के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शेर शाह सूरी बहार खान लोहानी के संरक्षक, बहार खान लोहानी जलाल के बेटे जलाल खान के संरक्षक रूप में कार्य कर रहा था। उसी दौरान पानीपत का वॉर होता है। देन पानीपत बाबर ने 4 लड़ाई लड़ी थी, वार ऑफ पानीपत, वार ऑफ खानवा, वार ऑफ चंदेरी एंड वार ऑफ घग्गर। 1539 वार ऑफ घग्गर। वार ऑफ घग्गर क्या, मोहम्मद शाह बंगाल से उठ के वो लोदीज का, सिकंदर लोदी का शायद भाई था, तो उसने जो बहार खान लोहानी के बेटे जलाल खान से परमिशन लेके युद्ध लड़ने की कोशिश की थी। उस युद्ध में शेर खान मजबूरी में शामिल हुआ था, वो जानता था कि बाबर को नहीं हरा पाएंगे। थोड़ा सा जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ में आएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उस युद्ध में शेर खान मजबूरी में लड़ा था, वो चाहता नहीं था लड़ाई करना, लेकिन उसको मजबूरी में लड़ना पड़ा था। लेकिन जब हुमायूं आ गया था, बाबर के बाद हुमायूं आता है, तो ये समझ जाता है कि शेर शाह सूरी समझ जाता है कि अब मुगल्स कमज़ोर हैं, इनको अटैक करना चाहिए। और इसी अटैक के लिए उसने सबसे पहले वॉर ऑफ सूरजगढ़ लड़ा था 1534 में अपनी ताकत दिखाने के लिए। अब पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी ने अपनी पहली ताजा लड़ाई कब लड़ी थी अपना नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए, वार ऑफ सूरजगढ़ ऐसा कुछ बोलते हैं, वार ऑफ सूरज या वार ऑफ सूरजगढ़ 1534 में लड़ी जाती है। अमूमन कहा जाए राइटर्स नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ राइटर्स इस बारे में डिस्कस किया करते हैं। ठीक है,
कई अमूमन बुक्स में नहीं होता, लेकिन जब कई बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको वार ऑफ सूरजगढ़ भी मिलेगा। तो यदि आपसे कोई पूछे वार ऑफ सूरजगढ़ तो ये बताएगा 1534, ठीक। वो शेरशाह सूरी ने अपनी ताकत मुगलों को पहली बार दिखाई थी। इसी के परिपक्ष में 1537 में जब मुगल से हुमायूं पहचान गया था कि शेरशाह सूरी की पावर कितनी ताकत संगठित कर ली है, तो 1537 में इसने शेरशाह सूरी से दोस्ती करने का प्रस्ताव बढ़ाया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसको ठुकरा दिया था, दोस्ती नहीं करना चाहता था, वो दिल्ली की सत्ता चाहता था। इसीलिए उसने 1537 के बाद 1530 अब इनविटेबल हो गया है, युद्ध अनिवार्य रूप से करना है, इसीलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में 1539 और 1540 में वार ऑफ चौसा एंड वार ऑफ कन्नौज लड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों के पूरी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस की है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम चलेंगे जहाँ हम लोग शेरशाह सूरी की थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, और यही इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि शेरशाह सूरी ने किस किस तरह बदलाव किए थे, क्यों एक निरंकुश शासक तो था ही, तो फिर भी इसे जनता का इतना प्रेम कैसे मिल गया था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे। शेरशाह के बारे में पूरी बायोग्राफी पढ़ने के बाद, शेरशाह सूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद, उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ने के बाद, अब हम लोग थोड़ा सा मेजर पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने जा रहे हैं, जो शेरशाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पर डिपेंडेंट होगा। आज का वीडियो आज पे हम लोग आधा कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी पूरी पॉलिसी कवर करके शेरशाह सूरी का चैप्टर क्लोज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेरशाह सूरी ये एक अच्छा शासक, सेनानायक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। ऐसा कहा जाता है कि वो एक अच्छा सेना विजेता, एक अच्छा सेनानायक और एक महान कहा जाए प्रशासक भी था, प्रबंधक भी था कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसने ये चीज़ें कहीं से गॉड गिफ्टेड नहीं थी, ना तो ये किसी राजघराने में पैदा हुआ था, ना किसी राजा का उत्तराधिकारी था। इसने ये सब चीज़ें अर्न की थी, ये सारी योग्यताएं अर्न की थी। जैसे उसने जौनपुर में जो तत्कालिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, उसी दौरान उसी में उसने शिक्षा ग्रहण की थी। उसी आधार पर इसने देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने अपने पिता हसन खान की जागीरों पर लगभग 21 सालों तक जागीरदारी अपना प्रशासन किया था, एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। उसके बाद बहार खान लोहानी के शासनकाल में दक्षिण बिहार जाता है और उसके जलाल खां के संरक्षक के रूप में शासन करता है। देन मुगलों के पास भी जाता है, मुगलों की पॉलिसीज़ भी सीखता है, और साथ ही साथ मुगलों की सैन्य क्रियाएँ भी कहा जाए, जो आर्म फोर्सेस पे जो पॉलिसीज़ होती है उन पर भी वो सीखता है। इस तरह ये कहा जाए कि उसने अपनी सारी चीज़ें, सारी पॉलिसीज़ खुद अर्न की थी, सब सीखी थी, कहीं से गॉड गिफ्टेड रूप में इसको नहीं मिली थी। इसीलिए कहा जाए, एक राइटर है अब्बास खान शरवानी, उन्होंने इसका लिखा है कि अनुभव और बुद्धिमत्ता में यह दूसरा हैदर था। शेरशाह सूरी के बारे में बताया है कि अनुभव और बुद्धिमत्ता में यह दूसरा हैदर था। तो ये हम लोगों ने देखा कि शेरशाह ने कहाँ से अपनी कहा जाए जो पॉलिसीज अर्न की थी वो उसके जीवन में उसको मिलती जा रही थी, उसने अपने कहा जाए जीवन में उसने अर्न की थी, और कहीं से उसे गॉड गिफ्टेड नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अब दो फैक्ट आते हैं इसकी लाइफ में, 2 फैक्ट आते हैं। पहली बात, ये एक निरंकुश शासक तो था, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहला इसका मेन कार्य होता था प्रजा का हित। इसीलिए इसे प्रजावत्सल शासक, एक निरंकुश शासक के साथ साथ एक प्रजावत्सल शासक भी बोला जाता है कि प्रजा से उसका विशेष स्नेह रहता था। उसके हर कार्य का उद्देश्य जनता का भलाई, जनता का कल्याण रहता था। ठीक, पहला बात इसकी पॉलिसीज की। दूसरी बात सुनिए, ये कोई कहा जाए ये एक मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। इसने कोई संस्थाएं, कोई विभाग, कोई नई नीति नहीं अपनाई, कुछ भी नया नहीं किया। इसने वही किया जो पुरानी चीज़ें से चला आ रही थी, बस उसको एक नए तरीके से इसने ये सब चीज़ें अपनी पॉलिसीज को नए तरीके से एक सुधारात्मक रूप देकर उसको अप्लाई कर दिया। ठीक, देखिए 2 बुक्स हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक है तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही, ये किसने लिखी है? अब्बास खां शरवानी ने। ठीक, और दूसरी बुक है शेरशाह एंड हिज, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, एंड हिज पीरियड। ठीक है, एंड हिज पीरियड। अब इसको इंग्लिश में लिखना ज़्यादा सही है। ठीक है, शेरशाह
एंड हिज पीरियड। ये बुक किसने लिखी है? दूसरी बुक किसने लिखी है? दूसरी बुक लिखी है डॉक्टर कानूनगो। ठीक है, शेरशाह के बारे में डॉक्टर कानूनगो के मैंने बताया भी था कि कई इनके हिम्मत को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जैसे शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में 1486 में वो इन्होंने कहा है, कई राइटर्स इसको 1472 भी कहते हैं, लेकिन इन्हीं की मत को स्वीकृति दी गई है। तो ठीक है, इन्हीं दो बुक्स के आधार पर शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में चर्चा की जाती है। पहली बुक के राइटर है अब्बास खां शरवानी, दूसरे बुक के राइटर हैं डॉक्टर कानूनगो। तो इसी बुक में, इसमें तारीख शेरशाही में उन्होंने कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव के मामले में शेरशाह सूरी दूसरा हैदर था, और शेरशाह एंड हिज पीरियड के बारे में डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि उसने पुरानी व्यवस्थाओं को नए सिरे से अप्लाई कर दिया था। पुरानी व्यवस्थाओं को नए तरीके से, नए सिरे से अप्लाई किया था, लागू किया था। उसने ना तो कोई नया विभाग बनाया, ना तो कोई नई संस्था बनाई, ना तो कोई नई नीति बनाई, ऐसा कुछ नहीं था। बस यही कि चीज़ें वही पुरानी थी, उसको नए रूप से देखे, उसको नए एक रिन्यूअल रिवाइव करते हुए उसने उसको अप्लाई किया। सबसे बड़ी बात, एक निरंकुश शासक था, कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैं बार बार जोड़ रहा हूँ, निरंकुश शासक था। ऐसा नहीं जो उसने पॉलिसीज अपने जो अब रूल्स अप्लाई किए उसको बिल्कुल बखूबी अप्लाई किया, उसमें इफ और बट कैसे केस वाला नहीं था कि 19-20 हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। मेन टारगेट था जनता की भलाई, तो उसने यू विल हैव टू डू एंड यू विल हैव टू गेट योर टारगेट्स। ओके, तो इसी पॉलिसीज पर उसने अप्लाई किया और इसीलिए जनता का चहेता बन गया, इसीलिए उसे प्रजावत्सल शासक की भी पॉलिसी नाम दिया गया। तो देखिए शेरशाह सूरी, अब इसके बारे में एक इतिहासकार है कीन, उन्होंने लिखा है कि इस पठान ने 5 सालों में जितना किया उतना तो मुगल यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कीन एक इतिहासकार है, उन्होंने ऐसा लिखा है कि इस पठान ने 5 सालों में जितना किया उतना तो मुगल यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। और डॉक्टर स्मिथ हैं, डॉक्टर विलियम स्मिथ ऐसे कुछ लिखते हैं उनका नाम, तो उन्होंने स्मिथ इतिहासकार हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है कि जस्ट ए मिनट, भूल गया हूँ थोड़ा सा, डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है इसके बारे में, थोड़ा सा याद करने दीजिए। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है, हाँ, डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है, यदि शेरशाह सूरी कुछ दिन और जीवित रहता, शेरशाह सूरी कुछ दिन और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल नहीं आ पाते। शेरशाह सूरी यदि कुछ दिन और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल्स नहीं आ पाते। ऐसा थोड़े से सेंटेंस होते हैं, कनेक्ट करने में टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ याद आ जाते हैं। ओके, जैसे 3-4 सेंटेंसेस हैं कीन के बारे में, इसके लिखने में जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखें ये सब पॉइंट्स डाल देंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलने लगते हैं इससे। ओके, तो ये 3-4 सेंटेंस है। अब देखिए, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, उसकी पॉलिसी पर में 2 बातें याद रखिएगा। इसका मेन निरंकुश शासक है, मतलब जो जिस तरह वो अप्लाई करेगा उसी तरह उसको फुलफिल भी करेगा। देन दूसरा, इसलिए निरंकुश शासक कहा किया, और उसके जो नियम है, रूल्स है, उसका टारगेट क्या है, उसका एम क्या होता है, प्रजा की भलाई, प्रजा का कल्याण, प्रजा का सामाजिक कल्याण, प्रजा का हित, यही उसका टारगेट है। दूसरा, इसने कोई नया विभाग, कोई नई संस्था, कोई नई नीति नहीं बनाई, बस उसे नए तरीके से अप्लाई कर दिया। इसीलिए इसे कहा जाए प्रबंध सुधारक कहा जाए, प्रबंध सुधारक के रूप में ही जाना जाता है, ना कि मौलिक व्यवस्थापक के रूप में। उसका निर्माण इसने नहीं किया, सिर्फ उसको सही ढंग से अप्लाई किया। ओके, अब चलिए चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अब देखिए, पहले सेंट्रल का पोर्शन देखते हैं, कैसे उसने इंपॉर्टेंट नहीं देखेंगे, सब नहीं देखेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पे देखेंगे। केंद्रीय शासन कैसे चलता था, केंद्रीय शासन कैसे चलता था। अब केंद्रीय शासन जब जाते हैं तो देखते हैं कि राजा ही सेंट्रल में बैठता था, सेंट्रल पर राजा ही केंद्र में बैठता था, और एक निरंकुश शासक बैठता था, वही नीतियां अपनाता था, वही आखिर न्यायाधीश होता था, सब कुछ उसी के हिसाब से चलता था। ठीक, अब इसके कई विभाग भी होते थे। इंपॉर्टेंट विभाग के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला विभाग है दीवान ए विजारत। सबके नाम आप लोग पहले पढ़ चुके, मैंने कहा कोई नया नहीं आएगा। दीवान ए आरिस, जो लोग पहले पढ़ चुके इनको सबको मतलब पता होगा इसमें क्या क्या था। फिर था दीवान ए रसातल,
रसालत है, रसातल नहीं, रसालत है। 4 नेक्स्ट है दीवान ए इंशा, दीवान ए कज़ा, दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद। ठीक है, ये सब आपने अभी लास्ट वीडियो देखेंगे सबके बारे में पढ़ा होगा। देखिए दीवान ए वजारत ये कहा जाए एक सेंट्रल होता था जहां पर कहा जाए प्रमुख सचिव बैठते हैं, जैसे आज की डेट में देखते हैं प्रमुख सचिव बैठते हैं, उस इसका हेड जो होता था वो वजीर होता था, जो आय व्यय से रिलेटेड डेटा अपने पास रखता था और सभी विभागों को सर्वेक्षण की परवाह होती थी। ये आज की डेट में कंपैरिजन कर सकते हैं तो चीफ सेक्रेटरी। ओके, अब ये दीवान ए आरिज ये होता था रक्षा मंत्रालय, सैन्य विभाग, जिसके हेड होते थे दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज के हेड होते थे दीवान ए आरिज ए मुमलिक इसके हेड होते थे। ठीक, दीवान ए रसातल ये होता था विदेश मंत्रालय और इसके हेड होते थे दीवान ए मोहतलिब इसके हेड होते थे। और दीवान ए इंशा ये होता था सचिवालय, इसके हेड कौन होते थे दीवान ए मोहतिब ये होता था काजी, और ये होती है न्यायालय, इसका जो हेड होता था इसका होता था काजी, लेकिन जो मेन हेड होता था वो शासन सुल्तान ही होगा। ठीक है, दीवान ए बरीद तो गुप्त विभाग होता था, इसका जो हेड होते थे उसे बरीद ए मुमलिक बोला जाता था। ठीक, तो इस तरह के सेंट्रल में कार्यपालन थी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैंने कहा था कोई नई संस्था, कोई नया विभाग, कोई नई पॉलिसी नहीं अप्लाई की है, बस उन्हीं को एक नई तरीके से अप्लाई इसने कर दिया है। अब देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली आएगी, अब देखिए यहाँ पर प्रांतीय शासन, इसके बारे में मतभेद आ जाता है। देखिए कोई चीज़ें होती है मैं बोल नहीं रहा हूँ, जैसे राइटर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ, तो उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। अब देखिए प्रांतीय शासन के बारे में डॉक्टर कानूनगो लिखते हैं कि इसके टाइम पे जो सरकार थी, अब सरकार ना लीजिएगा, सरकार एक क्षेत्र का नाम है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जिला, आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, उसी को उस तत्कालीन रूप में सरकार बोला जाता था। तो ये कहा जाता था कि कानूनगो ने लिखा है कि शेरशाह के टाइम पे प्रांतों का कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि सरकार ही सबसे ऊपर पर थी, मतलब सबसे पहले सेंटर जो राज्य का बंटवारा था वो सरकारों के रूप में था। ठीक है, ये कानूनगो का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन डॉक्टर सरन इसके बारे में लिखते हैं, डॉक्टर सरन ये लिखते हैं कि नहीं, जो डॉक्टर कानूनगो ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा उसको थोड़ा एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि उन्होंने कहा है कि शेरशाह सूरी के टाइम पर जो प्रांतों राज्य का विभाजन प्रांतों के रूप में नहीं होता था, सिर्फ सरकारों के रूप में हुआ है, और जो प्रांतों का बंटवारा हुआ है ये अकबर के टाइम से आना शुरू हुआ है। ठीक, ऐसा कानूनगो ने लिखा है। लेकिन इस बात को डिनाई कर देते हैं डॉक्टर सरन, वो कहते हैं कि नहीं, प्रांतों का विभाजन तो कई अकबर के शेरशाह सूरी के भी पहले के टाइम पे था, और पहले के टाइम से आ रहा था, तो शेरशाह सूरी और उससे उत्तराधिकारियों के टाइम पर प्रांतों का विभाजन था। असल में दोनों राइटर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के रूप में कोई भी कहा जाए मजबूत तथ्य नहीं रख पाते हैं, तो एक बीच का रास्ता अपनाया जाता है। बीच का रास्ता ये अपनाया जाता है, ये बताया जाता है समरी के तौर पे कि शेरशाह सूरी के टाइम पे प्रांतों का विभाजन तो था। ठीक है, ये बताया जाता है कि प्रांतों का विभाजन तो था, ठीक है, लेकिन इसे प्रांत ना कहकर, इसे प्रांत या सूबा ना कहकर इसे इक्ता कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया इक्ता? क्योंकि इसे प्रांत कहना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई सीमा निर्धारण, आय व्यय का निर्धारण, जैसे एक प्रांत है तो उसकी आय व्यय का निर्धारण का अलग लेखा रखा जाना चाहिए, और अगर सीमा नहीं तो एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा कोई भी विशेष उल्लेख नहीं मिला है, तो इसको एकता के रूप में परिभाषित किया गया। और यहाँ पे गवर्नर्स की नियुक्ति होती थी, और इस गवर्नर के बारे में बताया भी गया, जैसे अजमेर है, लाहौर है, मालवा है, इसमें गवर्नर्स के साक्ष्य बताए गए। इसीलिए कहा गया यदि गवर्नर के उस एकता का गवर्नर नियुक्त हुआ तो उसको प्रांत के रूप में संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन उसे प्रांत नहीं कहा जा गया तो उसे एकता के रूप में कहा जा सकता है। ठीक, कुल मिलाकर सामरिक तौर पे ये बताया जाता है कि प्रांतों का विभाजन तो था। देखिए सामरिक तौर में क्या, सामरिक तौर में बीच का आंसर क्या निकाला जाता है
कि शेर शाह सूरी के टाइम पे प्रांतों का विभाजन तो था, लेकिन उसे इक्ता कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नर्स की नियुक्ति थी, उस क्षेत्र को नियुक्ति क्षेत्र को, और प्रांत इसलिए नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उनकी सीमा निर्धारण, आयव्यय का निर्धारण कोई भी स्पष्ट नहीं मिलता है। ओके, दूसरा कारण ये बताया जाता है, दूसरा कारण ये बताया गया क्योंकि इस प्रकार के प्रांतों का निर्धारण और उनका कार्यचलन एक संगठित रूप में नहीं किया गया, जिस प्रकार और निजी सरकार, परगना, ग्राम प्रशासन के स्तर पर किया गया, उस पर नहीं किया गया, इसलिए प्रांतों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं परिलक्षित होता है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है एकता के रूप में एक प्रांत की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक, स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं बताएगी। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बस समझ लीजिए। प्रांत मतलब जैसे भारत एक देश, प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स को आप प्रांत के रूप में कर लीजिए। तो यही शेरशाह सूरी के राज्य में एक कहा जाए एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या ये राज्यों के बीच प्रांत के रूप में बंटवारे थे। तो उनका कहने का मतलब है, राइटर्स कहने का मतलब है, कानून को कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बंटवारा नहीं था, सिर्फ सरकार ही थे, मतलब जिले ही बंटवारे थे। लेकिन सरन कहते हैं हाँ बंटवारा था, प्रांतों के रूप में बंटवारा था। लेकिन अब जो साक्ष्य मिलते हैं वो ये कहते हैं कि ना तो प्रांत था और ना ही सरकार सबसे ऊपर थी, सबसे ऊपर थी इक्ता, मतलब एक जागीरदारी के रूप में थी। इक्ता सबसे ऊपर थी, जिसमें गवर्नर नियुक्त होते थे, उसी के अंडर में सब कुछ थी। अब कहा जाता है जब इक्ता थी तो प्रांत क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रांत इक्ताओं का जो स्वरूप था वो संगठित नहीं था, संगठित रूप में नहीं थी, क्योंकि उनके आय व्यय का अलग लेखा नहीं रखा जाता था, उनकी सीमाएं प्रॉपर निर्धारित नहीं थी। तो इस आधार पे उनको इक्ता ही कहना जरूरी था। और क्योंकि शेरशाह सूरी ने एक नया एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया था, जिसके कारण ये इक्ता को भी एक तरह से कहा जाए साइड में रख दिया गया। क्यों क्या रख दिया गया? उसने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, जो हम लोग बंगाल में देख भी चुके हैं। उसने सरकारों का गठन कर दिया था। अब ये सरकार गवर्नमेंट ना समझिएगा, सरकार मतलब एक तरह से जिला, आज की डेट में जिला। उसने उसके टाइम पे सबसे टोटल पूरे राज्य में 66 सरकारें थी, जिसमें से 19 तो सिर्फ बंगाल में थी। ठीक, अब यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। प्रांतों का एकता का सब लफड़ा खत्म हो चुका है। अब आपको सिर्फ यही देखना है सरकार, इसको हम अपनी भाषा में जिला के रूप में समझ सकते हैं, जिला। अब ये सरकार को डील कैसे किया जाता था? डील करने के लिए दो व्यक्ति निर्धारित कर दिए थे। एक सिकदार, जिसे सिकदार ए सिकदरान भी कहा गया, सिकदार ए सिकदरान भी कहा गया। ठीक, एक मुंसिफ, इसे मुंसिफ ए मुंसिफरान भी कहा गया, उर्दू भाषा का शब्द है। तो आप सिकदार और मुंसिफ समझिए। अब देखिए, ये टॉप मोस्ट होता था, ये मान चलिए कि ये जिले का एसएसपी है और ये हैं जिले के डीएम। मान चलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छा आएगा। अब एसएसपी साहब के पास फोर्स होती है, ठीक है, तो इनके पास भी एक सैनिक की टुकड़ी रहती थी और इनका मेन काम क्या था? सरकार में शांति व्यवस्था और कानून, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन रखना। एसपी साहब का भी काम यही होता है, जिले में लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन रखना, शांति व्यवस्था कायम रखना, इसका मेन काम यही था। अब ये डीएम, इनका क्या काम था? इनका काम था जो प्रबंध, जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी वो पूरी तरह अप्लाई रहे, जो ऊपर से आदेश आ रहे उनको मैं पूरी तरह से अप्लाई करा दूं। और साथ ही साथ प्रबंध के साथ साथ ये क्या कहते हैं, ये एक न्यायाधीश भी होता था। और न्यायाधीश किस मामले में? सिर्फ दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों को नहीं, सिर्फ दीवानी मामलों की सुनवाई करते थे। डीएम साहब आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब तो खैर उतने उनको कहा जाए जिला मजिस्ट्रेट नहीं कहा जाता है, जिलाधिकारी कहा जाता है, लेकिन काम तो होता ही बराबर। और फौजदारी मामलों की सुनवाई कौन करते थे? एसएसपी। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ, आप सिर्फ समझ जाएं आप। ओके, अब देखिए जिले स्तर पर सरकार, अब इसके नीचे क्या आता है? जिले के नीचे सरकार और जिले में इसके नीचे आता है परगना, जिसे आप लोग तहसील के रूप में समझ सकते हैं। परगना, ठीक, तहसील के रूप में समझ सकते हैं, ये एक तहसील है। अब इसमें भी कुछ लोग नियुक्त कर दिए थे। इसमें क्या था? एक सिकदार था, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक डीएसपी हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक मुंसिफ नियुक्त था, मुंसिफ, और इसको आप समझ सकते हैं ये एसडीएम हैं। और यहाँ पे एक कहा जाए एक और फोतेदार, जिसे बोलते हैं फोतेदार, इसको आप बोल सकते हैं खजांची। अब इनको आप लेखपाल बोल सकते हैं आज की डेट में। ओके, एक और था कारकून,
इसे अकाउंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट बोल सकते हैं। और एक और था कानूनगो, आज की डेट में रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अब देखिए इतने लोग थे तहसील स्तर पे, यहाँ पे सिर्फ डीएम और एसएसपी हैं, और यहाँ पे देखिए एक डीएसपी भी हैं, एसडीएम भी हैं, लेखपाल भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं और रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी हैं। पूरी तरह से तहसील स्तर पे सारा काम प्रॉपरली होना चाहिए, किसी तरह की कोई गलती होगी तो ऊपर शेरशाह सूरी बैठा है। इतना अच्छा उसने एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बना रखा था परगना स्तर पे। अब इसके नीचे क्या आता है, इसके ऊपर ग्राम प्रशासन आता है। ग्राम प्रशासन में सिर्फ 2 लोग थे। कौन थे? एक मुकद्दम होता था, जिसे हम लोग बोल सकते हैं अपनी भाषा में मुखिया या प्रधान, गांव का प्रधान, और दूसरा होता है पटवारी। अब इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या था? गांव में से कहा जाए जो ऊपर के निर्देश आते हैं उनको पूरी तरह पालित कराना, खासकर कृषकों की भूमि, उनकी उपज और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखना खासकर। साथ ही साथ गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना। ये सब गांव के स्तर पे इन दोनों का कार्य होता है। अभी इनका क्या कार्य क्या होगा और भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इनके एक इंपॉर्टेंट कार्य भी आएगा, तो उन पर अभी हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सेंट्रल स्तर पर इतने विभाग थे, इस तरह कार्य कर रहे थे। गुप्तचर विभाग था, न्याय विभाग था, सचिवालय था, विदेश था, सैन्य था, और ये बिल्कुल कुल मिला के ये तो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है। शेरशाह दो राइटर्स हैं, तारीख है शेरशाही जिसमें अब्बास ए सरवानी लिखते हैं, और दूसरे शेरशाह एंड हिज पीरियड, इसको डॉक्टर कानूनगो लिखते हैं। इसके बारे में ये सब डिटेल्स मिलती हैं। सबसे पहले प्रांतों के बारे में मैंने बताया, प्रांत थे तो और ना ही पे थे, एकताओं के रूप में परिभाषित किए गए, लेकिन एकताओं को भी साइड में कर दिया गया क्योंकि सरकार का एक नया संगठन हो गया। सरकार को कौन डील करता था? ये 2 लोग, उसके नीचे परगना थे। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन कौन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा? शेरशाह के टाइम पे प्रशासन की सबसे न्यूनतम स्तर क्या था? ग्राम प्रशासन, परगना प्रशासन, सरकार प्रशासन, इस तरह ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। या कौन सा इसमें से लेवल शेरशाह सूरी के टाइम पे नहीं था? इस तरह क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस, अब तो कई एग्जाम में सेंटेंस वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हर टॉपिक को डीपली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा उसके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग उसके सैन्य पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं, पुलिस के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या था इसके बारे में, उन पर भी चर्चा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उसके आगे शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मतलब सेंट्रल स्तर पे और प्रांतीय स्तर पर देखने के बाद अब हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग देखते हैं सेना के बारे में। तो देखिए शेरशाह सेना के मामले में अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्रेरित था। उसने कई पॉइंट्स ऐसे देखिए, बट उसके बारे में देखेगा जो अलाउद्दीन खिलजी से डिटो मैच कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि उसकी सेना में सेंट्रल में जो उसके पास मेन मुख्य सेना थी, यही अलाउद्दीन खिलजी पैलिसी थी कि एक तो उसके पास मुख्य सेना थी, बाकी तो जैसे प्रांत में डिप्लॉय कर रखी है वैसे जैसे आज के डेट में एक आर्मी होती है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, बस उसी तरह से आप इमेजिन कर लीजिए उस टाइम भी एक मुख्य सेना थी। तो मुख्य सेना में ये बताया जाता है कि 1.5 लाख घुड़सवार थे, और पैदल सेना थी उसकी, 5000 हाथी थे। इस तरह लगभग एक बहुत बड़ी सेना इसके पास रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित होगा, और जो मुख्य सेना का कॉन्सेप्ट था वो भी अलाउद्दीन खिलजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे रन कर रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, पहले तो है एक मुख्य सेना, उसमें लगभग 1.5 लाख घुड़सवार, 5 लाख पैदल सैनिक, 5000 हाथी, इस तरह की सेना थी। दूसरी था इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह दो सिस्टम अप्लाई कर रखे थे अपनी सेना में। कौन सा? घोड़ा दागने वाली प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा, और दूसरा हुलिया लिखने की प्रथा। ये क्यों अप्लाई की जाती थी? मैं पहले बता चुका हूँ। घोड़े दागने मतलब घोड़े पे एक निशान बना दिया जाता था। जो सरकारी घोड़े होते, जो शासन की तरफ से खरीदे जाते थे लोग, क्या वो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, और जब युद्ध में भेजे जाते थे वो मरियल टट्टू टाइप के घोड़े भेज दिए जाते थे, तो युद्ध में उससे क्षति होती थी। इसीलिए इस पॉलिसी के अंतर्गत घोड़ों पे एक पर्टिकुलरली मोहर टाइप की, एक निशान टाइप का बना दिया जाएगा कि ये सरकारी घोड़ा है, और उसको आप कहीं रिसेल नहीं कर सकते, उसको आप मिसयूज़ नहीं कर सकते, वो सरकार सेना को ही काम आएगा।
पड़ेगा। दूसरा, हुलिया लिखने की प्रथा, जो सैनिक होते थे वो अब जैसे ऐसे तो सरकारी खाने पे पल रहे हैं, सरकारी सैलरी उठा रहे हैं, और जब युद्ध की बारी आती है तो अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को भेज देते हैं ना, या अपनी जगह से किसी दूसरी व्यक्ति को भेज देते थे, और या सर्वे के टाइम आता था तो किसी दूसरे को भेज देते थे। इस तरह नहीं का चल पाएगा, घर में रह के सरकारी काम नहीं हो पाएगा, आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह दोनों प्रथा को इसने अप्लाई कर रखा था। और तीसरे एक याद थी कि कैश, नगद पेमेंट देने की प्रथा थी। अभी तक जो सिस्टम चल रहा था वो सैनिकों को जागीरें दे दी जाती थी। अब जागीरें देने का मतलब एक भूमि का एक टुकड़ा दे दिया गया, उस पर उसने अधिकार कर लिया, उसके बाद वो सैनिक तो मर के चला जाता, उसके बाद उसके परिवार वाले उत्तराधिकारी उस सैनिक पर अपना ही कब्जा कर लेते थे, वो लौटाते नहीं थे। तो अब ये शेरशाह सूरी कहते हैं हमको कैश पेमेंट देंगे, अब बैंक अकाउंट में हम लोग टीट में सीधे पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे, हम जागीरे वाला सिस्टम खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाती है कि क्या शेरशाह सूरी ने सैनिक को वेतन के रूप में जागीरें देने की परंपरा पूरी सिस्टम खत्म कर दिया था? तो पूरी तरह नहीं खत्म किया था, पूरी तरह नहीं, अभी चल रहा था। जैसे अधिकारी या उच्च स्तर के जो सैन्य अधिकारी होते थे उनको अभी भी जागीरों वाला सिस्टम ही चल रहा था, लेकिन जो निम्न स्तर या मध्यम स्तर के लोग होते थे उनको कैश पेमेंट किया जाता था। ओके, और सबसे बेहतर बात ये कहा जाता है कि अब शेरशाह सूरी की सेना में सबसे ज्यादा कौन लोग थे? सबसे ज्यादा अफगान थे, क्योंकि अन्य अफगानों सरदारों की तरह भी इसने भी वही किया था कि पूरे भारतवर्ष से सबसे योग्य और अफगानिस्तान से भी योग्य लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया था। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी सेना में घुड़सवारों में सबसे ज्यादा, मैं याद रखिए घुड़सवारों की बात कर रहा हूँ, घुड़सवारों सबसे ज्यादा लोग अफगान थे, या टोटल भी देखा जाए तो इसके में अफगान ज़्यादा थे सब सैनिक में अफगान। लेकिन कहा जाता है पैदल सैनिकों में इसमें जो संख्या बाहुल्य के रूप में थी वो हिंदुओं की ज़्यादा थी। ठीक है, अगर सामरिक तौर पर मांग कर कहा जाता है एक लाइन, क्योंकि वो हिंदुओं वाली जो मैंने लाइन बोली है वो तो अभी जब मैं एनालाइज करूंगा इसके करेक्टर्स को तब आपको डिफाइन हो पाएगा। लेकिन अभी एक बात मान के चलिए कि इसकी सेना में सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो अफगान थे। ठीक, यहाँ हम लोगों ने सेना के बारे में चर्चा की। अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित था, नगद वेतन देता था, नगद वेतन की एक परंपरा इसने स्टार्ट कर दी थी, डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो गया था, जैसे एग्जाम्पल तौर पर सेट कर सकते हैं। और फिर नगद वेतन देता था, अलाउद्दीन घोड़ा लिखने, घोड़ों पे दागने का पता, हुलिया लिखने का पता, अफगानों को भर्ती किया था, एक मुख्य सेना रखता था, बाकी तो पैरामिलिट्री फोर्स रखता था। ये सब पॉइंट्स ऑफ व्यू इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने में मददगार साबित होते हैं। और देखिए इसका पुलिस प्रशासन कैसा था। पुलिस, अब देखिए शेरशाह सूरी के टाइम में पुलिस जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस जैसा क्योंकि देखिए मुख्य तौर पर क्या थी? सरकार थी, फिर परगना थी, देन ग्राम प्रशासन था, विलेज वाला था, ग्राम प्रशासन था। यहाँ भी सिकदार है, यहाँ भी सिकदार है, और यहाँ मुखिया है, यहाँ भी मुंसिफ है, यहाँ भी मुंसिफ है, यहाँ पटवारी। देखिए हर स्तर पे उसने अपने सैनिक गतिविधियों करने के लिए यहाँ पे एसएसपी साहब को नियुक्त कर रखा है, यहाँ पे भी कहा जाए डीएसपी को नियुक्त कर रखा है। तो जब इतने लोग नियुक्त कर रखे हैं सेना के, तो अलग से एक पुलिस विभाग बनाने की क्या जरूरत थी? तो उसने इस तरह का कोई भी पुलिस विभाग नहीं नियुक्त किया, सेना के ही अधिकारियों को यहाँ पे सरकार पे और परगना पे नियुक्त कर दिया, और ग्राम स्तर पे जो इसके प्रधान होते थे उसको ये जिम्मेदारी दे दी, यदि कोई ग्राम स्तर पे कोई छोटा मोटा अपराध होता है तो आपको ही उस अपराध की छानबीन करनी होगी और संबंधित को क्षतिपूर्ति देनी होगी। ठीक, ये ग्राम स्तर मुखिया की जिम्मेदारी होगी। अब देखिए यहाँ एक और पॉइंट आता है कि सैनिकों की, मतलब सेना के जो सैनिक होते थे उनकी दो जिम्मेदारी होगी। एक तो उन्हें बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा, राज्य की रक्षा करनी, और साथ ही साथ अंदर लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। ये तो मैंने एग्जांपल के रूप में बता दिया समझने के तौर पर एसएसपी डीएसपी, लेकिन होते थे डिफेंस के सैनिक होते थे जो इसको कंट्रोल करते थे। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि डॉक्टर अब्बास सरवानी ने लिखा है कि शेरशाह सूरी, प्रशंसा करते हुए ऐसा लिखा कि शेरशाह सूरी के टाइम पर राहगीर बिल्कुल निश्चिंत होकर कहीं भी घूमते थे और कहीं भी अपनी चीज़ें बस्ते छोड़ कर चले जाते थे, क्योंकि उसको कोई चुराने वाला था ही नहीं। चीज़ें बस्ते छोड़, वो राहगीर रेगिस्तान में भी अपने आराम से गुजरे, रेगिस्तान से भी निर्जन प्रदेश हो चाहे जंगल हो, कहीं भी अपना डेरा डाल देते थे या पड़ाव डाल देते थे, और कहीं भी चीज़ें अपनी छोड़ कर निश्चिंत होकर घूमा करते थे। ऐसा उसने प्रशंसा करते हुए लिखा है डॉक्टर अब्बास सरवानी ने।
तो पुलिस के बारे में देखा, कोई पृथक विभाग नहीं था, सिर्फ सिकदार मुंसिफ के द्वारा ही जो उसने सरकार और परगना का डिवाइडेशन कर रखा था, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की और पुलिस व्यवस्था के भी कंट्रोल करने की, वही जिम्मेदारी उसकी थी। और आगे देखते हैं, बस आज का कोशिश कर रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ अच्छा टॉपिक। अब देखिए एक रॉ गुप्त विभाग, ये भी शेरशाह सूरी ने पूरी बिल्कुल अच्छी तरह मेंटेन कर रखा था। बरीद मामले के इसके हेड होते थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, इस चीज़ को दूसरी तरह समझेंगे। पूरी तो उसने अच्छी तरह मेंटेन कर रहा था, बरीद मामलिक था, उसने ये निर्देश दे दिया था कि कहीं भी ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई खुफिया सूचना प्राप्त होती है जो शहंशाह तक पहुंचना जरूरी हो, उसको तत्काल पहुंचा जाए। तत्काल कैसे पहुंचा जाए? ईमेल तो चल नहीं रहा, ना तो व्हाट्सएप चल रहा है, क्या अभी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, तो तत्काल सूचना कैसे पहुंचेंगी? तो इसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। देखिए शेरशाह सूरी ने 4 सड़कें बनवाई थी, जिसमें सड़कें आजम जैसे जीटी रोड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो सड़कें बनवाई थी उस पर 7-7 मील पर एक सराय भी बनवा रखी थी। जैसे कि ये सड़क है, उसके 7 मील पर एक सराय टाइप की बना दी थी। इन सरायों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, जैसे हिंदुओं के लिए अलग खाने की व्यवस्था थी, उनके घोड़ों को चराने के लिए अलग व्यवस्था थी, मुस्लिमों के लिए मस्जिद बना रखी थी, इस तरह अलग अलग उसने व्यवस्थाएं कर रखी थी। काफ़ी अच्छा VIP होटल वाला सिस्टम था, 5 स्टार होटल वाला सिस्टम। और साथ ही साथ देखिए इसको 2 पर्पज से यूज़ करता था इन सरायों को। एक तो सराय थी, राहगीर आएंगे, यहाँ रुकेंगे, बढ़िया उनकी कुशलता उनकी सेवा की जाएगी, बाद में पेमेंट होगा, रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, उनको सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ इसको उसने अपनी डाक चौकी के रूप में भी नियुक्त कर दिया। भैया हमारी जब चौकी स्टेशन बना ही है, उसको डबल यूज क्यों न करें। और इन डाक चौकियों से ही जो सूचना मिलती थी गुप्त विभागों को, इन्हीं डाक चौकियों से जल्दी से रन करती थी। पर डे यहाँ पे एक दरोगा डाक चौकी नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त कर रखा था, और वो पर्टिकुलर सूचना जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर देता था। इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, इस तरह उसके कहा जाए कम्युनिकेशन जो नेटवर्क था उसने बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर दिया था। इसीलिए कहा जाता था कि शेरशाह सूरी के टाइम पर लोगों के बीच में असंतोष, सैनिकों के बीच में विद्रोह, इस तरह की जितनी भी सूचनाएं थी वो सबसे पहले विद्रोह शुरू होने से पहले ही सूचना शहंशाह तक पहुंच जाती थी। ऐसा शेरशाह सूरी की गुप्त विभाग की क्वालिटी में है। जो ये सड़क का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो इसके निर्माण इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके सड़क के बारे में पढ़ेंगे। 4 रोडें थी जिसमें सड़कें आ जाना सबसे मुख्य है, जिसे हम लोग आज के रोड में ग्रेजुएटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं। ओके, तो गुप्त विभाग के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक है आज का, न्याय विभाग। देखिए शेरशाह सूरी अपने निष्पक्ष न्याय के रूप में भी विशेषकर अपना स्थान रखता है, इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये कभी हमेशा, इसके बारे में ऐसा बोला गया है कि इसने हमेशा न्याय को प्रेफरेंस दिया है, और इस न्याय में कभी कभार उदारता को भी मिक्स कर देता था। इसने कभी भी दुखी, गरीब और दरिद्र लोगों को अपने न्याय पे उदारता को मिक्स करते हुए अपना जीवन, जो इसका उदारवादी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपने प्रीव्यू कहा जाए, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मतलब गरीबों के प्रति, दरिद्रों के प्रति और विकलांगों के प्रति ये थोड़ा सा उदारवादी, न्याय के मामले में उदारवादी था, जबकि जागीरदारों, अमीरों के प्रति, जो समृद्ध लोग थे, उनके बारे में निष्पक्ष न्याय के पक्ष में था। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो न्याय विभाग के बारे में और चर्चा करते हैं कि हर न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट शेरशाह सूरी स्वयं था, शासक स्वयं ही था, कि सबसे बड़ा न्यायाधीश शासक था, और वो हर बुधवार को एक कहा जाए न्याय की एक बैठक करता था। उसमें न्याय सभी अपने कहा जाए जितने मुकदमे आते थे उनकी सुनवाई करता है प्रत्येक बुधवार को। जैसे आज की डेट में भी हम लोग देखते हैं कि कई राज्यों में एक तहसील दिवस, जैसे उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस मनाया जाता है, शायद आई थिंक ट्यूसडे को मनाया जाता है। तो उसमें जो जिले के संबंधित अधिकारी होते हैं सभी फरियादियों के अपनी एप्लीकेशंस पढ़ जाके सुनते हैं उनके समक्ष बैठ के। ठीक है, तो देखिए सरकार की एक नीति होती है, उसी आधार पर उस समय एक नीति थी कि शासक बुधवार को आके और सबकी शिकायतें सुनते थे। ठीक, और साथ ही साथ इन्होंने देखिए यहाँ पर शिकदारों की कहा जाए, शिकदारों को नियुक्त कर दिया था कि फौजदारी मुकदमे सुनेंगे, और मुंसिफ को दीवानी मुकदमे सुनने की पावर दे दी थी। ठीक, पहला देखिए, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। बुधवार को तो खुद सुनता था, और ये था सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, काजी नियुक्त कर रखा था न्याय विभाग का, ये था हाई कोर्ट। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर बोल सकते हैं जो जिले स्तर पर कोर्ट थे, वो थे शिकदार और मुंसिफ।
ये भी सुनवाई किया करते थे छोटे स्तर पर, ठीक है। अब इनको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान सकते हैं। तो ये थी न्याय विभाग का कॉन्सेप्ट। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हिस्टोरिकल जो वोकैबुलरी है उससे हटकर आज की डेट में कंपैरिजन करते हुए मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसका कोई अन्य अर्थ मत लीजिएगा किसी की। मैं निष्पक्ष होकर सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, बाकी किसी का कोई अन्य उद्देश्य मेरा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने उसकी सेना के बारे में पढ़ा, उसकी पुलिस के बारे में पढ़ा, गुप्त विभाग के बारे में पढ़ा और न्याय विभाग के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी वित्त व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके मुद्रा प्रणाली क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका जो रिलीजियस व्यू था उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ शेरशाह सूरी का कैरेक्टर स्केच करने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में उसका क्या स्थान है, किस तरह बना। मैंने कहा ये अपना इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन इसके दो जो युद्ध थे, इसने एक मालदेव के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था और एक रोहतास के किले के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था। ये थोड़ा सा इसके बारे कैरेक्टर पे कहा जाए कि टेंट टाइप का, एक धब्बा टाइप का है जो इसके जीवन में रहता बना रहता है। अपनी एक में तो अपनी वचनबद्धता भंग की थी और दूसरे युद्ध में इसने अपनी कहा जाए जाली पत्र देकर युद्ध जीता था। तो उन सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। वित्त व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, धार्मिक व्यू और कैरेक्टरिस्टिक, इन सारे 2-3 पॉइंट्स बाकी, उन पर चर्चा करने के साथ हम लोग शेरशाह का टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपनी राय अवश्य दीजिए, कमेंट जरूर करें, जिससे कमेंट से आपकी राय, आपके जो आप सोच रहे हैं, जो आप कमियां हैं वो अवश्य बताएं। कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको आप बताएं, काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड नाइट।